ऑटोमेटिक है। तो अपने आप से जो प्रवाह हो रहा है वो परासरण है, किससे? तनु से है। इसकी वैल्यू भी बेटा वही होती है, क्या हुआ करती थी? 0.080 डिस्कस करने के लिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके बेटा, राइजेस इन योर यूपी बोर्ड एग्जाम, हमारी यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी आए हुए एनसीईआरटी तो पूछ ही लेता है, मल्टीपल में भी यहाँ से क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या प्रभावित होते हैं, या फिर कई बार पूछते हैं कि कौन का कहलाती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? बात विलायक की करते हैं, यानी कि 0.25 यहाँ भी है NaOH, लेकिन किसमें है? 1 किलोग्राम जल में है। यहाँ पर 1 लीटर जल था। ये आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे। टॉपिक यहाँ पर एसपीएम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहला पॉइंट सांद्रता की तरफ गति करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मिश्रण में अधिक सांद्रता से शुद्ध जल को एटिकली परासरण। Hello, good morning students. Myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. So let's start to learn chemistry. Students, welcome to SGI online classes. हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम में पढ़ रहे हैं विलियन चैप्टर को। विलियन चैप्टर में आप ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। थ्योरेटिकल पार्ट जो था हमारा वो ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका। आज हम लोग कुछ एक एनसीईआरटी पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसे आते रहे हैं, क्या आ सकता है, उनको डिस्कस करेंगे, और कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें हम लोगों से पूछी गई हैं, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस करनी है। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, हमारे रेस्ट ऑफ चैप्टर सोल्यूशन के टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ था, एक बार फिर से वहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि परासरण दाब से आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल। ठीक है, बात करते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब होता क्या है? परासरण, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी कि परासरण से आप क्या समझते हो। तो परासरण बेटा आप जानते हैं कि परासरण बहुत बेसिक अगर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि अर्ध पारगम में झिल्ली से होकर, ये क्या है हमारा? एसपीएम। एसपीएम मतलब बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो कहते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले कण जब अधिक सांद्रता की तरफ गति करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है। अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक का स्वतः प्रवाह होना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ऑटोमेटिक है। तो अपने आप से जो प्रवाह हो रहा है वो परासरण है, किससे? तनु से सांद्र की तरफ। तो तनु से सांद्र का मतलब है कि तनु विलयन, और ये हमारा कैसा है? सांद्र विलयन है। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। और कह रहे हैं कि परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगने वाला जो बाह्य दाब होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। कह रहे हैं कि ये जो परासरण की प्रक्रिया अपने आप से हो रही है, इसको रोकने के लिए जो कम से कम बाह्य दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। इसे हम लोग पी या फिर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से या पाई से प्रदर्शित करते हैं। और दाब के जो मात्रक होते हैं वही मात्रक यहाँ भी, आप बहुत सारे यूनिट्स की बात हम लोग कर लेते हैं तो हम लोगों को जो दाब के मात्रक मिलते हैं वो मात्रक परासरण दाब के भी होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की, एटीएम है ना, या फिर क्या हो सकता है? सेंटीमीटर एचजी। ओके, और क्या हो सकता है? एमएम मिलीमीटर, और क्या हो सकता है? बार, और क्या हो सकता है? टॉर। तो इस तरीके से परासरण दाब के लिए भी बहुत सारे आपको यूनिट्स यूज होते हैं, इनमें से ही कोई एक यूनिट आपको यूज करनी होती है। मोस्ट प्रोबेबल आपको यहाँ पर यस वायुमंडल दाब एटीएम में ही बात करनी होती है। एक फॉर्मूला आपको दिया जाता है PV = nRT। ये आपने फॉर्मूला इससे पहले भी पढ़ा हुआ था, विलियन में हम लोगों ने पढ़ रखा है। सॉरी, विलियन में बोल रहा हूँ, विलियन तो है ही है। आदर्श गैस समीकरण से भी आपको मिलता था PV = nRT, एग्जैक्ट वही वाला फॉर्मूला है। हम लोग यहाँ पर P की जगह पर क्या अप्लाई करते हैं? पाई यूज करते हैं। ठीक है ना बेटा। तो P या फिर पाई क्या है? परासरण दाब है। V क्या है? V है आपका, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। V क्या है हमारा यहाँ पे? V है आयतन, है ना। अच्छा भाई, T क्या है? T है परम ताप। और बताइए R क्या है?
आर वहां पर गैस कांस्टेंट होता था, रिडबर्ग कांस्टेंट, वैसे ही यहाँ पर हमारा होता है विलियन स्थिरांक। कई जगह आपको ये आर ना मिल करके एस भी लिखा हुआ मिलता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू भी बेटा वही होती है, क्या हुआ करती थी 0.0821 एटीएम लीटर पर डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। इस तरीके से आपको यूनिट्स भी मिलती हैं। और ये n क्या है, तो n होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और किसके मोल होते हैं, विलेय पदार्थ, किसके मोल होते हैं, विलेय के मोल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ये बात कही तो PV इक्वल्स टू एनआरटी बोलिए, या पाई इक्वल्स टू एनआरटी, वही वाला आपका फॉर्मूला है। चलिए अच्छा, दो सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो दो सॉल्यूशन के लिए ये वही फॉर्मूला P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। आई गेस आपको याद आया होगा क्लास 11th में चैप्टर गैसीय अवस्था, वहां पर आपको टॉपिक मिलता है पढ़ने के लिए, तो एग्जैक्ट वही वाला टॉपिक है आपका। तो अभी आपने बात की परासरण दाब की, एक बार फिर से बात कर लेते हैं परासरण दाब है क्या। तो कहते हैं कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगने वाला कम से कम बाह्य दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, जब हम लोगों ने परासरण की भी बात की है, परासरण दाब की भी बात कर ली है, तो चलिए कुछ एक बेसिक सी चीजें हमारे पास में परासरण से रिलेटेड मिलती हैं। कहते हैं कि परासरण के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस परासरण के। तो आप बताएंगे दो टाइप होते हैं, कौन कौन सा होता है बेटा, एक होता है अंतः परासरण और एक होता है बाह्य परासरण, ठीक है। कौन कौन सा बेटा, आप इनको नोट डाउन करते जाइएगा, जरूर ध्यान से बताइए। हमारे पास क्या क्या होता है, एक होता है अंतः परासरण और एक क्या होता है बाह्य परासरण। तो बेटा अंतः परासरण एंडोऑस्मोसिस, बाह्य परासरण एक्सोऑस्मोसिस। तो परासरण की प्रक्रिया जब अर्धपारगम्य झिल्ली से अंदर की तरफ होती है, किधर होती है, अंदर की तरफ होती है। तो परासरण की प्रक्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जब अंदर की तरफ होती है तो वो कहलाता है अंतः परासरण, और जब परासरण की प्रक्रिया बाहर तरफ होती है ना तो वो क्या कहलाता है, बाह्य परासरण कहलाता है। एग्जाम्पल से आप इनको पॉइंट आउट करिएगा, वहीं से ध्यान रखते हैं, अंदर की तरफ परासरण होना है ना। तो चलिए सुन लेते हैं इसको भी। कहते हैं कि किशमिश को, इसको लिख देता हूँ, ड्राई रेजिन की बात कर रहे हैं। किशमिश जल में रखने पर फूल जाती है, ठीक है। बाह्य परासरण में क्या आता है, अंगूर को चीनी के सांद्र विलयन में रखने पर, लिख देता हूं, सांद्र विलयन में रखने पर सिकुड़ जाता है। तो एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो पूछते हैं ऐसा क्यों होता है। तो बहुत बेसिक आप बोलते हो किशमिश को जल में रखने पर फूल जाती है, क्यों फूल जाती है, आप वन वर्ड में आंसर दीजिएगा, अंतः परासरण के कारण। क्यों फूल जाती है, अंतः परासरण के कारण फूल जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है बेसिकली, चलो समझ लेते हैं। आप बताइए, किशमिश जो है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। आप अंगूर का एक कवर दो कवर हटा के देखिए, बहुत पतली सी आपको लेयर दिखाई पड़ती है, हल्की सी झिल्ली, और जैसे ही आप उस लेयर को हटाते हैं तो आप देखते हैं कि जो लिक्विड है अंगूर का वो बाहर आ जाता है, और अंगूर से ही किशमिश बनती है। तो ऑब्वियस है कि किशमिश में अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब आप समझिए, किशमिश को आप मैश करिए, मसलिए, तो जब आप किशमिश को मैश करोगे तो देखो एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ समझ में आता है ना, वहाँ पर मीठा होता है, मीठापन, तो सुक्रोज का सोल्यूशन रहता है वहाँ पे। अब आप कंपेयर करिए, किशमिश को आपने पानी में रखा, एक सॉल्यूशन किशमिश के अंदर है और एक सॉल्यूशन बाहर की तरफ है, कौन गाढ़ा है, ऑब्वियसली किशमिश के अंदर जो सॉल्यूशन है वो गाढ़ा है ना, वो सांद्र है, और जो बाहर है जल वो कैसा हुआ, तनु। तो तनु विलयन सांद्र विलयन की तरफ गमन करेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, तो परासरण हो गया ना। तो परासरण की प्रक्रिया अंदर की तरफ हो रही है, इसलिए अंतः परासरण, और किशमिश फूल गई। सेम थिंग अंगूर और चीनी का सांद्र विलयन, तो वही बात हो गई। अब सांद्र विलयन, गाढ़ा विलयन, सांद्र बाहर है, अंगूर के अंदर जो विलयन है वो पतला है, तो तनु सांद्र की तरफ जाएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाएगा, तो यहाँ भी परासरण हो रहा है। लेकिन ये किधर हो रहा है, की तरफ हो रहा है। तो जब बाहर की तरफ हो रहा है तो वो बाह्य परासरण, अंदर की तरफ हो रहा है तो वो अंतः परासरण। वन वर्ड में आंसर आप देते हो। किशमिश को जल में रखने पर फूल जाता है, क्यों, अंतः परासरण के कारण। और अंगूर को चीनी के विलयन में रखने पर वो फूल जाता है, क्यों, बाह्य परासरण के कारण। टू मच इजी, बिल्कुल आप ध्यान से रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। अब जैसे आपने ये बात कर ली तो एक और बड़ा पॉपुलर सा टॉपिक हम लोगों को मिलता है पढ़ने के लिए, जरूर डिस्कस करना होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। पूछते हैं समपराशरी विलयन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इससे बात करनी है समपराशरी विलयन से।
तो बात करेंगे समपरासरी विलयन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासरी विलयन कौन से होते हैं? समपरासरी विलयन कहते हैं कि दो या दो से अधिक ऐसे सॉल्यूशन, समान ताप पर रखे हुए दो सॉल्यूशन जिनका परासरण दाब समान है। क्या क्या समान है? टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा और इसके बाद में उनका जो परासरण दाब है phi1 phi2 at the same temperature. Two solution have the same osmotic pressure called yes isotonic solution. क्या बोल रहे हैं आप उनको? समपरासरी विलयन। तो समपरासरी विलयन क्या होते हैं? समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है, क्या कहलाते हैं? समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या मिलता है समपरासरी विलयन के लिए? फॉर्मूला होता है C1 = C2। सांद्रता समान होती है दोनों विलयनों की, तो इसी वजह से यहाँ पर हमको जो बेसिकली सबसे ज्यादा फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा वो होता है, इसी को ऐसे लिखते हैं, W1 M1V1 = W2 M2V2। टू मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को नोट डाउन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। समपरासरी विलयन क्या होते हैं? दो विलयन होंगे या ज़्यादा भी होंगे, हमें इससे मतलब ही नहीं है। पॉइंट ये है कि टेम्परेचर सेम रखना है। अगर विलयनों के परासरण दाब सेम है तो आप विलयनों को क्या बोलोगे? समपरासरी विलयन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। ऐसे ही आपको अलग अलग बहुत सारी चीज़ें मिलती है डिस्कस करने के लिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ओके बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट some important NCERT questions and also these questions are arises in your यूपी बोर्ड एग्जाम। हमारी यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी आए हुए NCERT तो पूछ ही लेता है, मल्टीपल में भी यहाँ से मिलता है। कहते हैं कि कोई भी विलयन है तो उस विलयन की मोलरता और मोललता से आप क्या समझते हैं, इनके बीच का आप अंतर बता दीजिए और ताप के साथ में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या प्रभावित होते हैं, या फिर कई बार पूछते हैं कि कौन ताप से प्रभावित होता है और कौन नहीं प्रभावित होता है, इसकी भी बात की जाती है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कौन ताप से परिवर्तित होगा और कौन परिवर्तित नहीं होता है। सबसे पहले तो मोलरता और मोललता। यस एग्जैक्टली, आपको डेफिनेशन डिफरेंसेस में कुछ नहीं आता है ना, तो आपने क्या करना है, एक तरफ मोलरता और एक तरफ मोललता की परिभाषा लिखनी। कोई भी दो चीज में जब अंतर पूछा जा रहा है, जरूरी नहीं है कि अंतर एक दूसरे का विपरीत ही हो। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप दोनों की डेफिनेशन लिख दीजिए, विद एग्जाम्पल लिख दीजिए, वो उनका डिफरेंस है। तो चलो बात कर लेते हैं, मोलरता की बात करते हैं। मोलरता क्या होता है? ऑब्वियसली आप पहले भी पढ़ चुके हो। कह रहे हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी मोलरता कहलाती है। इसको हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और मोललता के लिए कहते हैं क्या? 1 किलोग्राम। ठीक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी मोललता कहलाती है। और इसको हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ओके ना, आई विश आपको चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। कंडीशन वाइज अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर आपका दोनों जगह पर निश्चित होना चाहिए, टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए, ये बात आपके कही गई। लेकिन फिर भी अलग से एक जो क्वेश्चन आता है, अभी मैं उसकी बात कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर भी बात करते हैं। एग्जाम्पल आपको बताया गया कि 0.2 MnAOH विलयन से आपको क्या बता रहे हैं, एग्जाम्पल है इसका कि 0.2 MnAOH अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि NaOH के 1 लीटर विलयन में NaOH का कितना मोल घुला है? 0.25 मोल घुला है। किसमें घुला है? 1 लीटर विलयन में घुला है। ये वाली बात आपको समझनी है। सेम आपको लिख के दिया, लेकिन अब की बार स्मॉल m हो गया। यहाँ क्या था? कैपिटल M था। यहाँ क्या है? स्मॉल m है। बेटा स्मॉल m है तो मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी है तो क्या डिफरेंस आएगा? लीटर और किलोग्राम। यहाँ पर बात विलायक की करते हैं, यानी कि 0.25 यहाँ भी है NaOH का, लेकिन किसमें है? 1 किलोग्राम जल में है। यहाँ पर 1 लीटर जल था, यहाँ 1 किलोग्राम जल था। अब एमसीक्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। कहते हैं कि नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज में कौन सी इकाई है, कौन सी यूनिट है, कौन सा आपका प्रॉपर्टी है या सांद्रता की कौन सी इकाई हो सकती है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो यस एग्जैक्टली, जो मोललता है ये ताप से स्वतंत्र है।
स्वतंत्र का मतलब निर्भर नहीं करती है, क्या बोलिएगा, ताप पर निर्भर नहीं है। ठीक, याद हो जाएगा। बिल्कुल बहुत छोटी छोटी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे। टॉपिक है हमारा, फिर से इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक आ गया है, परासरण और विसरण में क्या अंतर है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि परासरण क्या है और विसरण क्या है बेटा। तो परासरण को अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। परासरण क्या होता है, परासरण जब विलायक के कण तनु से सांद्र की तरफ, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ होकर जाते हैं। किससे होकर जाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाते हैं, ठीक है ना। तो जब अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। विसरण के लिए आप अपोजिट आ जाइएगा। और यहाँ पर जो कंपलसरी कंडीशन है परासरण में, तो किसकी है, सॉरी तो किसकी है कंडीशन कंपलसरी, यहाँ पर आपको बताया जरूर गया होगा, यहाँ पर फिर भी मैं लिख देता हूँ, एसपीएम इज मस्ट। और यहाँ पर एसपीएम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहला पॉइंट तो यही रहने वाला है ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं ये देखिए ये पॉइंट आपको मिल रहा है, कह रहे हैं कि परासरण में विलायक के अणुओं का भाव जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है, इट इज कंपलसरी। एसपीएम, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है, भूमिका नहीं होती है, मतलब आवश्यकता नहीं होती है, नो नीड, ठीक है। और देखिए क्या कहा गया, परासरण में जो अणु हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करती हैं। बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। दो पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब आप समझिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि परासरण जो है ना वो केवल आपको द्रव में मिलता है, लेकिन जो विसरण होता है बेटा वो तीनों में मिलता है, तो उसमें द्रव में और गैस में तीनों में मिलता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। क्या बोल रहे हैं, परासरण में केवल विलायक के कण एक दिशा में गति करते हैं, लेकिन विसरण में दोनों, विलेय भी और विलायक भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल याद रखने वाली बात है आपके लिए। एग्जाम्पल आपको दिया गया कि जो किशमिश है उसको जल में रखने पर वह फूल जाती है, लेकिन यहाँ पर आप बताइए पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जल में डालने पर पूरा जल जो है वो रंगीन हो जाता है। आपने देखा होगा वायलेट कलर होता है ना, बैंगनी कलर का रंग आपको दिखाई पड़ता है। टाइट्रेशन जो आप केमिस्ट्री लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करते हो तनुकरण वाला, वहाँ पर आपको मिलता है। तो KMnO4 वायलेट कलर का सोल्यूशन बना बैंगनी रंग का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, इनको बिल्कुल समझ में आएंगी सारी चीज़ें। और मैं तो उम्मीद करूंगा इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले। अगला टॉपिक आ गया है प्रतिपरासरण। अभी हम लोगों ने पढ़ा था परासरण के बारे में, अब टॉपिक हमारा आ गया प्रतिपरासरण से आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑपोजिट ऑस्मोसिस का जस्ट ऑपोजिट। परासरण में क्या हो रहा था, हाँ तनु से सांद्र की तरफ जा रहे थे ना विलायक के कण, बात अपोजिट हो जाएगा। तो कब हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि जब परासरण दाब जो है ना, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, बाह्य दाब हमारा लग रहा था, तो परासरण को रोकने के लिए लग रहा था। किसी भी विलयन पर लगने वाला कम से कम बाह्य दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है उसे बोलते हैं परासरण दाब, है ना। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगने वाला कम से कम बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। प्रतिपरासरण में क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा सा पॉइंट है, कह रहे हैं कि अगर परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब जब विलयन पर लगाया जाता है तो परासरण की जो प्रक्रिया है वो विपरीत हो जाती है, परासरण की प्रक्रिया विपरीत हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिपरासरण। एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक या फिर अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। परासरण में क्या हो रहा था, कम से अधिक, यहाँ क्या हो रहा है, अधिक से कम की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। अब क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो परासरण के विपरीत होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण, व्युत्क्रम परासरण या फिर प्रतिपरासरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया भी जा रहा है, चलिए जनरली भी हम इसको समझ सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है खारे जल को मीठे पानी में परिवर्तित करने में, मीठे पानी इन द सेंस पेयजल में परिवर्तित करने में। तो समुद्री जल का शोधन करते हैं, वहाँ से पेयजल हम लोग बना पाते हैं, उसकी बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा उसी में हम लोग इसको यूज करते हैं। डायग्राम बनाया गया, कह रहे हैं कि प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब जो है ना वो बहुत अधिक होता है,
तब आपको एग्जाम्पल में कह रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई एक विशेष प्रकार की जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, उसका उपयोग किया जाता है। तब इस प्रक्रम का उपयोग देखिए बता रहे हैं कि समुद्री जल से शुद्ध जल को प्राप्त करने में किया जाता है और घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने में ये इसका उपयोग होता है। एक डायग्राम बना के आपको दिखाया गया है, एग्जैक्ट वही, आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर सारा काम है। कह रहे हैं कि ये जो पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन से जो हम लोग दाब लगा रहे हैं, वो दाब किससे ज्यादा है? पाई से। बाह दाब, एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई, पाई इज ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई किससे ज्यादा है? ओपी यानी परासरण दाब से ज्यादा है। और जैसे ही आपने ये दाब लगाया तो आप ये जो लगा हुआ है ना, ये आपका SPM है, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, किससे बनी हुई है? सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई है। तो अब यहाँ पर आपका समुद्री जल भरा हुआ है। लवणीय जल का मतलब है समुद्री जल, पता है ना, समुद्र में तो बहुत सारे लवण पाए जाते हैं ना बेटा, तो ये कौन सा जल है? समुद्री जल भरा हुआ है। समुद्री जल, जैसे ही आपने ये काम किया तुरंत आप देखते हो कि परासरण की प्रक्रिया अब यहाँ पे नहीं होगी। अभी तक परासरण हो रहा था, अर्धपारगम्य है ना, तो परासरण होगा, लेकिन जब दाब ज्यादा लगा दिया, रिवर्स हो गया। अब शुद्ध जल हमारा इधर आ जाएगा, इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये हमारा पेयजल होता है, लवण यहाँ से सब दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है? पेयजल। ओके, ये आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया। NCERT का तो क्वेश्चन है ही, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, आ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। बात करते हैं कि भाई असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, वंश ऑफ फैक्टर क्या होता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। देखो, असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब ये है, जनरल जैसे हम लोग जानते हैं, कोई भी अणु है तो उसका अणु भार तो हम लोग परमाणु भार से जोड़ के निकाल लेते हैं। जैसे H2O है, आपसे पूछें बेटा H2O का अणु भार क्या होगा, आप कहोगे सर उसमें क्या प्रॉब्लम है? H2O सर 2 H हैं, उसका एटॉमिक मास रखिए और O का रखिए, उनको आप ऐड कर दीजिए, तो सर एटॉमिक मास ऐड करने पर आपको उसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो H2O क्या है? 18 मिल गया, है ना। ऐसे सारे मॉलिक्यूल जितने भी अणु होते हैं उन सबका मिल जाता है हम लोगों को अणु भार। M डैश क्या है यहाँ पर? अणु भार, है ना। तो ये अणु भार हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो बेटा बात ये है कि जो कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग जो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, इसका मान कुछ ना कुछ वेरी करता है, मोस्ट प्रोबेबल कम ही हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। चलो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि असामान्य मोलर द्रव्यमान, जब किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलेय का विलायक के साथ में संगुणन या वियोजन हो जाएगा। भाई आपने कोई पदार्थ घोला हुआ है, जल में घोला है, किसी भी विलायक में घोला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर रिएक्शन होगी, तो वो या तो घुल जाएगा या वियोजित हो जाएगा, ना, जुड़ जाएगा या वियोजित हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि या तो वियोजन अथवा संगुणन हो जाता है। तो इससे जो है ना अणुसंख्य गुण हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। और फिर कह रहे हैं कि अणुसंख्य गुणों के द्वारा ज्ञात किया गया जो मोलर द्रव्यमान है वो असामान्य हो जाता है। अब अणुसंख्य गुण धर्म मतलब वही ऑस्मोटिक प्रेशर से आप निकाल रहे हो, या फिर आप P0 माइनस PS अपॉन P0 से निकाल रहे हो, या फिर आप KB या फिर आप KF का यूज करते हुए निकाल रहे हो, है ना। डेल्टा TB और डेल्टा TF आपको याद आ रहा होगा, पतनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, इनसे निकालो। यानी कि असामान्य गुणों से अणुसंख्य गुणधर्म का उपयोग करके हम लोग जो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं उसका मान असामान्य होता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल हम लोगों को कम देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं कि वो कम या ज्यादा हो सकता है, यानी कि वो चीज जो है ना वो आपकी किस पर डिपेंड करती है? वियोजन या संगुणन पर डिपेंड करती है। आप अगर देखो तो आपको ये चीज एक्सप्लेन भी कर दी गई, लिख कर दे दी गई है कि संगुणन पर अणुसंख्य गुणों में कमी आ जाती है, जबकि वियोजन पर अणुसंख्य के गुणधर्म बढ़ जाते हैं। तो अब आपको एक और एग्जांपल बताया जा रहा है, देख लेते हैं इसको। कह रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि 80% वियोजित होने वाले क्या क्वेश्चन आया, कह रहे हैं कि 80% वियोजित होने वाले जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना,
इसके लिए आप वांट ऑफ फैक्टर हमको ज्ञात करके बताइए। तो बेटा इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या आएगा, अब इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर निकल के आता है आई इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा। क्या आएगा, आई इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, और कितनी दी गई है वियोजन की मात्रा हमको, 80% दी गई है ना, 80%। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं ना। आपको सर ये कैसे आ गया, भैया प्रारंभ में इसके मोल 1 होंगे, इनके 0 होंगे, इनके 0 होंगे, लेकिन आफ्टर टी टाइम यहाँ से 1 माइनस अल्फा होगा, यहाँ पर अल्फा होगा, यहाँ पर 2 अल्फा होगा, और एट इक्विलिब्रियम हम लोग लिखते हैं ना, एक साथ सबको ऐड कर दीजिए तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 2 अल्फा बचेगा। तो ये वहीं से हमारा फॉर्मूला आता है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, ये उसको बता दूँ, लिख दूँ। प्रारंभ में कितने हैं, 1 है, 0 है, 0 है, आफ्टर टी टाइम 1 माइनस अल्फा, अल्फा 2 अल्फा, दो मोल है ना। चलिए टी टाइम और एट इक्विलिब्रियम पर हम लोग बात कर सकते हैं, तो या फिर इसे कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, जल्दी से बता दो भैया क्या बचेगा, माइनस प्लस खत्म हो गया, आई इक्वल से क्या आ गया, 1 प्लस 2 अल्फा आ गया। तो बेटा जब आई इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा आ गया, ये वैल्यू उठा करके रख दीजिए यहाँ पर, क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 0.8। ठीक है, तो चलिए बस ये छोटे से काम आपके लिए थी, हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, सारी चीज़ें हो जाती हैं आपके पास में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी आई इक्वल्स टू 1 प्लस 1.6, 0.8 है ना, 1.6 आई इक्वल्स टू 2.6 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए आगे की बात करते हैं इसके बाद, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए डिपेंडेंसी जो है ना बेटा वो इस तरीके, अब जैसे मान लो एक सॉल्ट, ये कैल्शियम नाइट्रेट ना हो करके सॉल्ट आपके पास आया KNO3 आ गया, KCl आ गया, KCl पूछते चलिए NO3 नहीं देते हैं आपको, या आप कहोगे जरूरी सर NO3 का ही होगा, KCl ले लिया। तो भैया जब KCl ले लेंगे तो KCl में क्या होता है, K प्लस है और Cl माइनस है। यहाँ पे क्या करोगे, 1 0 0 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा एक एक खत्म हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा बचेगा। ठीक है ना, ये चीज़ों की डिपेंडेंसी होती है। ऐसे अगर हमारे पास दूसरा सॉल्ट है कोई Na2SO4, तब क्या करोगे, तो सोडियम आयन है और एक सल्फेट आयन है। ठीक सेम चीज 1 0 0 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, अल्फा कैंसिल कर देना, क्या बचेगा 1 प्लस 2 अल्फा। इजी ना, इस तरीके से आप आई की वैल्यू निकालते हो, ओवरऑल कुछ भी हमारे पास आएगा, आई होप हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो भाई अभी तो हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन भी करेंगे, तो न्यूमेरिकल जब बहुत सारी चीज़ें करनी है तो सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आएंगी। चलो ठीक है, देखते हैं जरा कुछ और चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे अपने क्वेश्चंस की, तो हाँ बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपके पास आया है। कह रहे हैं कि 0.1 m यूरिया और 0.1 m NaCl में परासरण दाब किसका ज़्यादा होगा, परासरण दाब किसका अधिक होगा, कारण स्पष्ट कर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं, ऐसे पूछेंगे या MCQ में पूछेंगे। अभी MCQ में भी मैंने 1 2 क्वेश्चन को दिया हुआ है, आप देखोगे समझ जाओगे, बहुत ईजी है। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं परासरण दाब। तो भाई परासरण दाब क्या है, आप समझ गए कि सर परासरण दाब